इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करें, मैं तो कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं, बस के भी कंडक्टर होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, ओपेरास के कंडक्टर्स होते हैं ना। ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स के रेफरेंस में बात हो रही है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी शब्द साफ साफ लिखा नहीं है, अंडरस्टूड मानते हैं हम। तो हमारे ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक जिनकी फिजिक्स में बड़ी चर्चा होती है, जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं। अच्छा, कुछ और भी हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं। कौन से हैं? ये वो हैं जिनकी हमारी केमिस्ट्री में खूब चर्चा होने वाली है, और ये हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अरे वाह, ये कैसे हैं? आप देखिए, जो नॉर्मल घर में तार होते हैं जिनमें करंट दौड़ता है, तार किस चीज के होते हैं? अच्छी प्लास्टिक के तार होते हैं ना? ना, प्लास्टिक की तो कवरिंग होती है। अंदर तार किस चीज के होते हैं? कॉपर के। जी हाँ, कॉपर के। सस्ते करेंगे तो एल्यूमिनियम के तार होते हैं, थोड़े रिच करने हो तो चांदी के भी तार हो सकते हैं। कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये सब के सब हैं मेटल्स। और मेटल्स आर एक्सलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेहतरीन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? उनमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर दौड़ पड़ते हैं एक तरफ, और जैसे ही दौड़ पड़ते हैं हम खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं अरे वाह, देखो करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, राइट। तो चार्ज कैरियर्स जो हैं वो मेटल्स में होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छी बात है। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या चीज है जी? कल्पना कीजिए आपके पास एक बर्तन है। अच्छा, और इस बर्तन में भरा है पानी। ठीक है जी। और इस पानी में हमने बना रखा है प्यारा सा सॉल्यूशन। इस बर्तन में हमने बना रखा है प्यारा सा सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे अलग अलग कटायन एनायन, कटायन एनायन, इस तरह के पार्टिकल्स हैं। सॉल्यूशन है कटायन एनायन, कटायन एनायन, इस तरह से कटायन एनायन ऐसे। और मान लीजिए अगर आप इसमें दो प्लेट्स डुबो दें। प्लेट, हाँ जी, मान लीजिए आप इसमें दो प्लेट्स डुबो दें, और एक प्लेट, ये जैसे एक प्लेट है, इसको आप जोड़ दें किसी ऐसी चीज पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एक दूसरी प्लेट जिसको जोड़ दें आप किसी ऐसी चीज से जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। वाह, तो क्या होगा? तो पानी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। जी हाँ, पानी में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्या होगा? दौड़ पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बात करें, जी हाँ सही बोल रहा हूं, दौड़ पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन या आयंस रादर। इलेक्ट्रॉन तो कहां है सोल्यूशन में? आयंस है, कटायन है, एनायन है। कटायंस विल बी अट्रैक्टेड टू माइनस चार्ज एंड एनायंस विल बी अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो एनायन जहां जाते हैं अक्सर लोग प्यार से उसे एनोड कहते हैं, कैटायंस जहां जाते हैं अक्सर प्यार से कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही नोटेशन होता है। अच्छी बात है। मुद्दे की बात है, आयंस चलने लगे सॉल्यूशन में। और अगर आयंस चलने लगे सॉल्यूशन में तो इसका क्या मतलब है? इसका बहुत साफ मतलब है, करंट दौड़ रहा है। और करंट दौड़ रहा है सॉल्यूशन में, करंट दौड़ रहा है। जी हाँ, आपको घर में बताया होगा कि गीले हाथों से, नंगे पैर से इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स न छुएं, क्योंकि आपको करंट लग सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेफ्टी मेजर्स माने जाते हैं। अब गीले हाथों में क्या है? पानी। पर क्या पानी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? पानी खुद अपने आप में गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। पर अगर उसमें सॉल्ट्स घुले हुए हैं, और पानी में थोड़े बहुत सॉल्ट्स तो नॉर्मली घुले हुए मिल ही जाते हैं, अगर उसमें किसी किस्म के सॉल्ट घुले हैं तो उसमें आयंस होंगे, और ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स थे किसमें? अगर मेटल के वायर थे, मेटल की रॉड थी, मेटल्स थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, करंट कैरियर्स। और सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं आप। सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रॉन्स लावारिस टहल नहीं सकते, वो सॉल्यूशन से रिएक्ट करने लग जाएंगे। सॉल्यूशन में अगर कोई टहल सकता है, इधर उधर दौड़ सकता है, घूम सकता है, तो वो भरे पूरे आयंस हैं। वो कटायंस भी हो सकते हैं, वो एनायंस भी हो सकते हैं, वो दोनों भी हो सकते हैं, विच इज फाइन। But ions are the charge carriers in solutions. अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। ठीक। और एक बात बताइए, जब वायर से करंट जा रहा है, जैसे कॉपर का वायर है, और हमने उसको लगा रखा है वायरिंग में, और उसे देख करंट, दिन रात करंट दौड़ते रहते हैं उसमें, हाँ जी, तो क्या उससे कॉपर सल्फेट बन जाता है? कॉपर से कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर का कंपाउंड बन जाता है? हट, नथिंग। नो केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। क्यों? कॉपर कॉपर रहता है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, बस इतना ही होता है। ओ धत्तेरे की, तो बस ऐसी माया है किसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की, अगर वो मेटल्स हैं। अगर वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं तब क्या होगा?
तब आप पाएंगे बकायदा केमिकल रिएक्शन होंगे। और ये कैसे होंगे? ऐसे होंगे। अब बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो तुम्हें। जैसे कैथोड है, हाँ जी, अब वो क्या है? वो एक मेटल की प्लेट है, ठीक है जी। और आपके पास यहाँ सोल्यूशन है बाबू, हाँ हाँ है। और सोल्यूशन में आपके पास कैटायंस हैं, हाँ जी हैं। और ये जो कैटायंस हैं, ये नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होते हुए जा भी रहे हैं, बिल्कुल साहब, बिल्कुल जा रहे हैं। मान लीजिए कॉपर आयंस हैं, हाँ जी। तो अगर ये गए तो ये, अब कॉपर आयंस सॉल्यूशन में छप 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 करके तैरते 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 सॉल्यूशन से दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहां तक? प्लेट तक। पर ध्यान रखना, प्लेट तक पहुंच तो गए हैं वो, पर अब कोई प्लेट को चीरते हुए उसके आर पार तो निकल नहीं सकते, हाँ। और प्लेट पर हैं ढेर सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, हाँ जी। अच्छा, मेटल तो सॉलिड होता है, हाँ। तो मेटल के अंदर कोई चल सकता है? मतलब, अरे जैसे चींटियां चलती हैं वैसे क्या मेटल के अंदर, मेटल के पाइप के अंदर नहीं, मेटल के एटम्स के बीच में, एकदम लिटरली मेटल के अंदर घुस के क्या कोई पार्टिकल चल सकता है? जी हाँ। कौन चल सकता है? वो इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन्स पानी में उतर गए तो मत भूलना, ये इलेक्ट्रॉन पानी से रिएक्ट कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स काफी रिएक्टिव होते हैं, पानी बच नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पानी में छप छप करते हुए तैर नहीं सकते, वो पानी से रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मेटल में तो चल ही सकते हैं, हाँ जी। तो अब जो कॉपर का आयन अट्रैक्ट होकर यहां आ गया है सरफेस तक, उसके साथ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है आपके पास, तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, बना देगा कॉपर। और वो कॉपर बन के, प्लीज नोट, कॉपर आयन सोल्यूशन में तैर रहा था, कॉपर मेटल पर चार्ज नहीं है। अब वो तैरेगा भी नहीं, वो वहीं जम जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर ही यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, तो मेटल आ जाएगा यहाँ। लोग ताली पीट देंगे, कहेंगे अरे देखो केमिकल रिएक्शन हो गया। क्यों? कॉपर आयन थे, वो आयनिक कंपाउंड थे। अब कॉपर मेटल बन गया, वो मेटलिक कंपाउंड, इट इज अ केमिकल चेंज। यस, इट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो क्या आप देख सकते हैं कि करंट को अगर आपको स्टैब्लिश करना है, अब करंट को स्टैब्लिश करने का मतलब देखिए आप, जैसे हमने यहां पर ऐसे ही एक बैटरी बाहर से जोड़ दी, अच्छा, इस तरह से लगा दिया, है ना। और यहां पर देखिए, अगर माइनस चार्ज या प्लस, ये माइनस चार्ज तो इधर था, अब यहां मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड पर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में एनायंस हैं, बिल्कुल, एनायंस भी आकर्षित होकर आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। मान लीजिए क्लोराइड आयंस थे, तो क्लोराइड आयंस आकर्षित होकर इलेक्ट्रोड तक तो आ गए। अब मान लीजिए प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो क्लोराइड आयन प्लैटिनम के अंदर घुस तो सकते नहीं है, मोटे ताजे आयन है, कैसे घुसेंगे? जगह नहीं है इतनी, बिल्कुल। तो अब यहां पर क्या होता है, प्लैटिनम पे प्लस चार्ज तो है, प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रॉन्स को खींच तो रहा है, माइनस चार्ज को खींच रहा है। और माइनस चार्ज वाले क्लोराइड आयन खींचते खींचते उसके ऊपर एकदम बिल्कुल उसके पास आ गए, इससे ज्यादा पास वो आ नहीं सकते, तो क्या करें, ये तो खींचे जा रहा है। तो क्लोराइड कहता है ठीक है, ले जा इलेक्ट्रॉन। व्हाट? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। तो यहां पर Cl रेडिकल बनता है जो क्लोरीन गैस बना देगा, इलेक्ट्रॉन नोच लिए जाएंगे क्लोराइड से, और वो समा जाएंगे प्लैटिनम मेटल में। मेटल में समा जाने के लिए या निकलने के लिए मेटल से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही संभव हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन तो जरूर होगा, कहां पर? इलेक्ट्रोड्स पर। और अगर इलेक्ट्रोड्स पर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन अवश्य होगा, अगर करंट को पूरे गोल गोल चक्कर काटने हैं, तो मेटल में तो चलो इलेक्ट्रॉन्स चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कन्वेंशनल करंट ऐसे दिखाते हैं, प्लस निकलता हुआ माइनस हो जाता हुआ। तो मेटल रॉड में जो ये पोर्शन है बच्चों, देखो कौन सा, ये वाला, ये जो पोर्शन है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो सकता है क्योंकि मेटल्स हैं। पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्री रह ही नहीं सकते, वो जिंदा नहीं बचेंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए सॉल्यूशन में करंट चलता है आयन के चलने से, और मेटल कंडक्टर में करंट चलता है इलेक्ट्रॉन्स के चलने से। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स अगर आप यूज कर रहे हो, तो आपको सॉल्यूशन कुछ पोर्शन में, जैसे यहां तो सॉल्यूशन चाहिए ही, और उसके अलावा मेटल भी चाहिए ही। तो पूरा गोल चक्कर काटने में जो सर्किट पूरा हो रहा है, ध्यान से देखिए, उसमें आधे रास्ते तो वो मेटल में चल रहा है, और कुछ डिस्टेंस वो सॉल्यूशन में चल रहा है। मेटल में इलेक्ट्रॉन चलेंगे,
सॉल्यूशन में आयन चलेंगे, तो बेटा ये तो तभी हो सकता है जब सॉल्यूशन में लगातार रिएक्शन होता रहे, जैसे क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते रहे, कॉपर आयन में इलेक्ट्रॉन समाते रहे, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन लगातार होता रहे, तभी ये संभव है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन या केमिकल रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस एट ईच इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर बाकायदा केमिकल रिएक्शन होता रहता है। सिर्फ मेटल में से करंट पास करोगे कोई रिएक्शन नहीं होता, सॉल्यूशन में से करंट पास करोगे तो बेटा रिएक्शन तो होके रहेगा, रोक नहीं पाओगे इसे। अच्छी बात है। इनफैक्ट करंट पास ही तब होगा जब रिएक्शन हो सके। ओ माय गॉड, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में से करंट पास हो रहा है, तो क्या उसमें कोई मास ट्रांसफर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का मास इधर कम हो गया उधर बढ़ गया? ऐसा होता है? कुछ नहीं होता। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ मास। इलेक्ट्रॉन आते हैं और चले जाते हैं, जा रहे हैं तो आ भी रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो जिस प्रोसेस में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस है, इसके दौरान क्या मास ट्रांसफर हो रहा है? हाँ, सॉल्यूशन से कॉपर आयन जम रहे थे, तो मास सॉल्यूशन से निकलकर कॉपर के इलेक्ट्रोड पर चला गया था। यही नहीं, क्लोराइड आयन से क्लोरीन निकल रही थी, तो इसका मतलब जो मास था सॉल्यूशन का, जहां पे Cl माइनस आयंस थे, उनकी ऑक्सीडेशन से Cl2 गैस निकली और उड़ गई और भाग गई और गई, तो मास चेंज हो गया। यस, उसका ट्रांसफर हो गया। यस, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो ये था थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट क्या है? The resistance to the movement of electrons, the resistance to current. हम कहते हैं ना एक रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की जगह टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग टैंग हिल डुल रहे हैं, टिंग टिंग डिंग 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 डिंग, इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब वो तो टिंग डिंग 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 हिले जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से उससे टकरा जाएंगे तो इधर उधर भाग जाएंगे, दिक्कत आएगी चलने में। तो रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय मेटलिक कंडक्टर्स। कैसे? बिकॉज ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ फिक्स्ड मेटल एटम्स। वो जो मेटल एटम अपनी जगह निश्चित हैं, बंधे हुए हैं, बस खाली हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकते हैं मीन पोजीशन पर सॉलिड स्टेट में, जब उनके पास से गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो एटम जो हिल रहे हैं वो ठुमका लगा देते हैं, तो धक्का मार देते हैं, अपने पथ से उनको भ्रष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। और आप कहते हैं अरे ये तो रेजिस्टेंस आ रही है इलेक्ट्रॉन्स के चलने में। तो रेजिस्टेंस टू द करंट इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ फिक्स्ड मेटल एटम। और गौर करिए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ऑसिलेशंस बढ़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो पहले साइड से निकल जाते थे, अब ये बढ़ गया ऑसिलेशन, तो अटक जाते हैं, साइड से नहीं निकल पाते। तो जो भी मेटल्स हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेस। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने शायद फिजिक्स में सुना भी होगा कि मेटलिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा है? जी हाँ, वो बढ़ जाती है। ठीक है। और सॉल्यूशन में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और बहुत होती है। वो कैसी होती है? आयंस, आपने जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, आयंस ने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। अब आयंस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी तो हैं, आयन एक दिशा में जा रहा है, धाड़ धूम धड़ाक उससे मॉलिक्यूल टकराते रहेंगे, उसको अपने लक्ष्य से हटाते रहेंगे, डिविएट करते रहेंगे लगातार। तो द रेजिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ आयंस विथ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। यही नहीं, क्लोराइड आयन जाने लगे तो उसके पीछे सोडियम, तो अरे कहां चले तुम, हम तो यहां अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लोराइड आयन फ्री नहीं है, ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस भी सॉल्यूशन में हैं और आसपास ही घूम रहे हैं। और जैसे ही कोई आयन चलना करता है, शुरू करता है, ऑपोजिट चार्ज वाले आयन उसको अट्रैक्ट करते हैं उल्टी दिशा में, और उसके चलते एक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो भी एक स्रोत है किसका? रेजिस्टेंस का। राइट, बिल्कुल, अच्छी बात है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है, क्या 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 बोला? अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है, हाँ, तो आप ये देखिए कि मेटेलिक कंडक्शन जो है ना, वो डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ मेटल। अच्छा, मतलब क्या है आपका?
अरे कुछ मेटल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, जैसे टंगस्टन। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जैसे सिल्वर। तो अलग अलग मेटल लोगे तो उसकी रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है अलग अलग होगी। यही नहीं, अच्छा वो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगी, किस एटम का है, टेम्परेचर कैसा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, लेंथ ऑफ तार कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस इन जनरल डिपेंड करती है। ये नोट किया जाए, ठीक। और अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन हो रहा है, इसमें क्या होगा, सोल्यूशन बना दिया, उसमें नमक चीनी कुछ डाल दिया, प्लेट लगा के करंट पास करने की कोशिश करी, तब मेटल्स के केस में, अच्छे ध्यान से सुनना, मेटल्स के केस में सिल्वर और गोल्ड और एल्यूमिनियम तीन अलग अलग चीजें थी, राइट। वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता था, क्या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस। सॉल्यूशन में एक सिर्फ मेटल नहीं है, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो वो डिपेंड करेगा किस पर, वो सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगा और वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूट। एक तो इस पर डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी में डालते ही 100% डिसोसिएट हो जाता है। और ऐसा क्यों, ये परिभाषा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग कहते ही उसे हैं जो पानी में मिलाते ही 100% डिसोसिएट हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अलग हिसाब है, जो ढंग से डिसोसिएट ना हो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, और जो बिल्कुल भी ना हो वो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं कहलाते। राइट। फिर वो सोल्यूट के अलावा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, यस। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यस। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, यहां लिखा नहीं है पर उसका आंसर तो उसका भी होगा, यस यस यस। और एक नया ड्रामा, सॉल्वेंट अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो वो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। जी हाँ, बिल्कुल करेगा। जितना विस्कस हो जाएगा सॉल्वेंट, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, उतना ही मुश्किल होगा चलना। कल्पना करिए आप चल रहे हैं, हाँ हाँ हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आप तो जब चलते हैं तो आप हवा में चलते हैं ना। अरे हम हवा में, मतलब वैसे नहीं, हवा में उड़ नहीं रहे हैं, आप जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन आसपास हवा है, हवा को चीरते हुए चलते हैं। हाँ हाँ ये तो है। आप इमेजिन करिए आप एक स्विमिंग पूल में उतर जाइए और उसमें चलना शुरू करिए, आप देखेंगे उसमें आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि अगर आसपास पानी भरा हुआ है, आप वाटर वॉकिंग कर रहे हैं, तो पानी की विस्कोसिटी ज्यादा है, वो आपके मूवमेंट को ज्यादा रेजिस्ट करेगा हवा के मुकाबले, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर आपने उतना ही बड़ा एक कुंड बनवाया शहद का, शहद का, जी हाँ, क्या बर्बादी है जो भी है, उस शहद के कुंड में अगर आप डुबकी मारे और उसमें चलना शुरू करें, हे भगवान, है ना। तो आप देखेंगे शहद तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा होता है, हाँ। तो उसमें चलना तो बहुत ही मुश्किल होगा, बिल्कुल, क्योंकि विस्कोसिटी और ज्यादा है। अच्छा, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों, वैसे वैसे आप देखें विस्कोसिटी किसी भी सब्सटेंस की कम हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है और उसमें आयंस का चलना इजी हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर के साथ। मेटल्स की कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इसका ठीक उल्टा होता है। अच्छा ऐसा है, जी हाँ। ये क्या है, टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब मेटलिक कंडक्शन डिक्रीजेस बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीजेस, ऐसा, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटलिक कंडक्टर्स टफ हो जाएंगे, मतलब उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मेटलिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो चलता है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूशंस का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, आयंस के पास आ जाएगी, वो दौड़ने लग जाएंगे। एक पॉइंट, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो उनको उनके अट्रैक्शन को चीरते हुए आगे बढ़ना भी आसान हो जाएगा। इन सब हरकतों के चलते पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, जबकि मेटलिक कंडक्शन, शायद सुना भी होगा आपने फिजिक्स में, घट जाता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो, राइट। एक शब्द बड़ा प्यारा है जो बहुत जनमानस में उतरा हुआ है, कौन सा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, सुना है आपने, क्या है ये? मान लीजिए आपके पास एक मेटलिक कंडक्टर है, वाह ये क्या है, एक चांदी का तार है, रॉड मान लीजिए, जो भी है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हाँ जी, कुछ लेंथ है, ठीक है। मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, कैपिटल ए, लेंथ है स्मॉल एल। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर हम उसके रेजिस्टेंस नापें, रेजिस्टेंस क्या, फिजिक्स वाले वो डिफाइन भी करते हैं, है ना।
तो उसमें ये पता चलता है कि जो भी इस मेटेलिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, और ध्यान रखना रेजिस्टेंस उल्टी है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस ज्यादा है मतलब मजे से इलेक्ट्रॉन उसमें से गुजर रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसमें से जाना। अच्छा, तो जो रेजिस्टेंस आर है ना, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। जितना लंबा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। जितना चौड़ा एरिया होगा उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, तो आर मैं कह सकता हूं इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अच्छा, क्यों ना इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर ली जाए? जरूर। जब करते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है रो। रोने वाला रो आंसू गिर रहे हैं, नहीं नहीं, ये आर एच ओ रो, ग्रीक लेटर है रो। ठीक है, तो आर इज रो टाइम्स एल बाय ए। ये रो क्या बला है? इफ एल बराबर 1, ए बराबर 1, रो इज इक्वल टू आर। बट आर तो रेजिस्टेंस थे। जी हाँ, तो ये कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पता है स्पेसिफिक शब्द तब चुनते हैं जब सब कुछ वन वन हो। वन वन मतलब यूनिटी हो। मतलब अगर यूनिट लेंथ है तो यूनिट का क्या मतलब होता है? आपकी श्रद्धा है। आपने जो यूनिट चुनी है उसमें 1 यूनिट। आपने अब सेंटीमीटर चुना है तो 1 सेंटीमीटर। आपने मीटर चुना है तो 1 मीटर, और आपने किलोमीटर चुना है तो 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। अगर यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है मेरे भाई? लेंथ की यूनिट अगर तुमने सेंटीमीटर चुनी है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेंथ अगर मीटर चुनी है तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 किलोमीटर स्क्वायर, जितनी श्रद्धा हो। किलोमीटर बहुत ज्यादा रहता है, इतने चौड़े वायर नहीं होते है ना। पर अगर ऐसा कुछ है, यदि हो जाए, ठीक, तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया अगर हो तो उस दौरान जो रेजिस्टेंस है, अगर एक ऐसा वायर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो अब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ये कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एक और नाम है, लोग इसे रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ओके, तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई वायर ले लूं, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और कहने की आवश्यकता नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मेटल की कांस्टेंट है। क्यों? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया तुमने, हाँ जी। टेम्परेचर चेंज हम करते नहीं है इस दौरान, अच्छा जी। तो अगर सिल्वर ली है तो चांदी का कितना भी लंबा तार हो, अगर 1 सेंटीमीटर लेता और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता तो जितनी होती रेजिस्टेंस वो है रो, तो रो तो हमेशा उतनी रहेगी। तो रो इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल मतलब अलग अलग मेटल्स पर रो अलग अलग होगा, लेकिन एक बार एक मेटल चुन लिया तो उसका रो फिक्स्ड है। टेम्परेचर भी बदलेंगे तो भी बदल जाएगा। और अक्सर पेपर में शुरुआत में लिखा ही होता है कि कुछ ना मान मिले तो टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस और गैसेस को आइडियल मान लीजिए, वैसे ही मान लेते हैं और कांस्टेंट भी मान लेते हैं। ठीक, ठीक है। तो क्या ऐसे ही जैसे आपने वायर की रेजिस्टेंस नापी है, क्या हम ऐसे ही सॉल्यूशंस की रेजिस्टेंस नाप सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बकायदा सॉल्यूशंस की रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। कैसे नापते हैं? और देखें कैसे नापते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा है। क्या है? क्या किया आपने? अब मैंने बढ़िया सी एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें पैरेलल प्लेट्स लगाई हैं,
और ये प्लेट्स जो है यहाँ पे किसी बाहर के सेल से जुड़ी हुई हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, ऐसा है। ठीक है, तो कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि ये सब तमाशा क्या, देखिए सॉल्यूशन में जो है आपने देखा एक करंट दौड़ रहा है, ठीक। पॉजिटिव चार्ज की जो चलने की दिशा है उसको फिजिक्स वाले करंट की दिशा मानते हैं। तो चलिए कटायंस जो है वो माइनस की ओर आकर्षित होंगे, यहाँ चलेंगे तो इस दिशा में हम कहेंगे भैया करंट चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर एल और ए क्या है? जो पैरेलल प्लेट्स ली है ना आपने, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स है, ये हो जाएगा डिस्टेंस एल। और प्लेटों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ए। एक प्लेट का या दोनों प्लेटों का जोड़कर एक प्लेट का। जैसे तार होता है, ये वायर है, तो उसमें यही लेते हैं ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको दो बार थोड़ा जोड़ते हैं। हाँ, वैसे ही एक ही प्लेट का लेंगे। अब इसमें और तमाशे भी होते हैं। लोग कहते हैं कि साहब अगर इस प्लेट को हम आधा ऊपर खसका लें, क्या अच्छी बात बोलो, ध्यान से सुनना, ऐसे कर लें हम इस प्लेट को और दूसरी नीचे ही है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब बताइए। तो हम कहेंगे कि भाई देखो, जितना पोर्शन सॉल्यूशन में डूबा है, ध्यान से सुना मेरी बात, जितना पोर्शन सॉल्यूशन में डूबा है और आमने सामने है, बस उतना ही लेते हैं। ओवरलैपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बस है। क्या मतलब है? मैं इसको साफ साफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको एक बार फिर से। इसको देखिए, ये क्या है? ये दो प्लेट्स हैं और मान लीजिए आपने यहां तक जो है इसको सॉल्यूशन में डुबो रखा है, ऐसे। इस तरह से, ये बल्कि मैं तो और छोटा करना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आप ही को ढंग से और समझाने के लिए अपनी बात दोबारा बनाता हूँ। इसको ऐसे देखिए। तो अब क्या है? अब बड़ा झगड़ा है इसमें। देखिए ये जो है, अगर आप देखेंगे, है ना, तो ओवरलैपिंग एरिया जो है ना, वो खाली इतना है। कितना? इतना। जो ओवरलैपिंग एरिया है वो इतना है, बस। ऐसे। अच्छी बात है। तो अगर कोई हिस्सा सॉल्यूशन से बाहर निकला है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर प्लेटें ऊपर नीचे हैं, है ना, और कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए पानी तो इसमें यहाँ ऊपर तक भरा हुआ है, जो भी है ना, लेकिन आमने सामने जितना होगा, जो ओवरलैपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, टेढ़े हुए, तो एक का जो दूसरे पर प्रोजेक्शन आएगा वो ले लिया जाएगा। ऐसा भी होता है, काम नहीं आती सब डीप बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी गले पड़ जाए, पैरेलल की बजाय हल्की सी मुड़ी हुई है, तो एक का दूसरे पर प्रोजेक्शन ले लें, छाया ले लें, और तब जितना एरिया आएगा उतना ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिना जाएगा। मैंने तीन चार बातें बताई ए के बारे में। ए वैसे तो है प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ जी। अगर प्लेटों में आधा आधा पानी भरा हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा ही गिना जाएगा। तो जितना पोर्शन प्लेट का सॉल्यूशन में डूबा है और दोनों पैरेलल प्लेट्स का आमने सामने है, उतना ही एरिया ए गिनते हैं। ओवरलैपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक शब्द में बोला जाए, ऐसा कह सकते हैं, विच इज डिप्ड इन दी सॉल्यूशन। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको देखें कि ओवरलैपिंग एरिया हो और सॉल्यूशन में डूबा हो, उतना ही एरिया ए गिनेंगे। ठीक है, समझ गए हम। ये क्या दिखा रहे हो? ये वही है, ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का सेल। सेल, ये तो बढ़िया रॉड जैसी लग रही है, जो भी है ना। इसमें क्या है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये पैरेलल प्लेट्स हैं। अच्छा, और यहां से इसको तार से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, और बीच में सॉल्यूशन है, जरूर है, तार वार से सब जोड़ा हुआ है। आप देखिए बाकायदा यहाँ पे ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, है ना। अब आप ये देखें कि इसमें जो जो प्लेट्स हैं यहाँ पर, इसको देखें ऐसे, ये जो है, ये है प्लेट, इस तरह से, है ना। तो प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको देख लीजिए, ये ए हो जाएगा और जो डिस्टेंस है वो लेंथ एल हो जाएगी।
एक दूसरी डिजाइन भी संभव है। ये क्या है? ये तो कांच की ट्यूब है। ये चोंच क्यों है? ताकि वो सोल्यूशन वगैरह भर के बंद कर सकें। इसमें क्या है? इसमें आप देखिए ये दो पैरेलल प्लेट्स लगा रखी हैं। अरे वाह! तो बस इतनी, तो इनका जो एरिया है बस यही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है L। आप सोल्यूशन में डुबोइए, खट कंडक्टिविटी नाप के आपको बता देंगे। ये तो बढ़िया है, शानदार है ये। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R जो थी, लौटते हैं, वो थी रो L बाय ए। तो जो L बाय ए है ना, ये कहलाता है सेल कांस्टेंट। क्यों? अगर आपने एक बार सेल बना लिया तो उसमें प्लेटें तो फिक्स होती हैं, तो एक निश्चित डिस्टेंस पर है, उनका एक निश्चित एरिया है, L और A फिक्स्ड है, और वो सेल पर डिपेंड करता है। तो ये चीज कहलाती है बस सेल कांस्टेंट। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। रो को रीअरेंज करें तो कर लीजिए, ये ए को ऊपर, एल को नीचे ले लीजिए। रो इज R A बाय L। ठीक है, फाइन। बराबर है तो रो और आर बराबर ही है, वो तो हमने बात कर ली स्पेसिफिक की। ये डेफिनेशन तो अपन बोल चुके हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? वो है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। एसआई यूनिट्स हैं ओम मीटर, और नॉर्मल पुरानी सीजीएस यूनिट्स हैं ओम सेंटीमीटर। ठीक है, रख लो। 1 ओम मीटर बराबर 100 ओम सेंटीमीटर। 1 ओम सेंटीमीटर बराबर 1/100 ओम मीटर। ये सिंपल कन्वर्जन है यूनिट्स के, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में कोई संबंध है? बहुत। फिजिक्स में चर्चा होती है रेजिस्टेंस की, और हम कहते हैं कि गिलास को आधा भरो, आधा खाली मत रखो। मतलब हम ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस की बातें क्यों करते हो, ये भी तो देखो वो कंडक्ट कर रहा है। हाँ, तो कंडक्टेंस की बातें करो। केमिस्ट्री में हम थोड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो वी टॉक अबाउट कंडक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इनफैक्ट प्रोपोर्शनल क्या? इट इज जस्ट इक्वल टू 1/r। अच्छा, रेसिप्रोकल या इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अरे वाह! और कंडक्टेंस का एक सिंबल है G, कैपिटल G। जी हाँ, जी हाँ, G इज 1/r। ठीक है, रेजिस्टेंस R थी रो L बाय ए, बिल्कुल। तो G क्या हो जाएगा? A अपॉन रो इंटू L, बिल्कुल। यूनिट्स क्या हो जाएंगी? अब ये बड़ा टपोरी, आप देखें, लोगों ने कहा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, तो दिस इज 1/ओम, या ओम टू द पावर -1। ये यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक, लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक बड़े टपोरी काम करते हैं, उन्होंने कहा ऐसा रख लो, ये उल्टा हो गया तो उसे उल्टा ही बना दो, और ओम को कर दिया मोह। मोह नहीं, मोह, MHO। तो उल्टा, तो उनका उल्टा पढ़ लो। ये काफी कॉमेडी है, लेकिन ऐसे ही ऑफिशियल बकायदा इज्जतदार एसआई यूनिट्स रखी गई हैं। तो 1/ओम इज कॉल्ड मोह। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन। अच्छा, नोटेशन क्या है? कैपिटल S। साइमन गो बैक। जी हाँ, अगर आपको साइमन और लाला लाजपत राय याद हो, वो साइमन अलग थे, वो तो पॉलिटिकल एजेंट थे, ये तो वैज्ञानिक थे बेचारे, पर जो भी है साइमन, राइट? ठीक है, ये तो बात हो गई सेल की कंडक्टेंस की और सेल की रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। हमने देख लिया कंसेप्चुअली, फिजिकली इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब ये जो सेल की किसी भी सॉल्यूशन की जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इस पर किन किन चीजों का असर पड़ता है, क्या हमें बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। कैसे? सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शंस जो हैं, जो सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शंस हैं, या जो इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स भी तो आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। जैसे NaCl आपने घोला, तो सोडियम आयंस को कई सारे क्लोराइड अट्रैक्ट करेंगे, क्लोराइड को कई सारे सोडियम अट्रैक्ट करेंगे।
सोडियम को दूसरे सोडियम रिपेल करेंगे, क्लोराइड को दूसरे क्लोराइड रिपेल करेंगे। तो आपस के जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन या रिपल्शन है उन पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आयन का चलना मुश्किल हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और कंडक्टेंस कम हो जाएगी। अच्छा, सही बात है। ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस एंड लेसर इज द कंडक्टेंस। फाइन। और कुछ? अब एक बात बताओ, क्लोराइड को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, सोडियम या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? सिंपल कूलॉम्स लॉ। चार्ज +1 से +2 से +3 बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ जाएगा मेरे भाई, वैसे वैसे एनायन को अट्रैक्ट करके खींचकर अपने पास रखने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और अगर एनायन को खींचकर अपने पास रखने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी तो आप पाएंगे कि मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या कंडक्टेंस कम हो जाएगी। तो चार्ज के नेचर या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम अलग अलग नेचर है इनका। हाँ जी। तो वो एक तो इंटरआयनिक फोर्सेस पर डिपेंड करता है, सोडियम है, पोटेशियम, इस पर भी डिपेंड करेगा, आइडेंटिटी ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा, और सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर वो डिपेंड करेगा वो होगा चार्ज। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे, आकर्षण बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। और कुछ है क्या? एक तो सिर्फ सोल्यूट और सोल्यूट का इंट्रैक्शन था। सोल्यूट का सॉल्वेंट से भी तो इंट्रैक्शन होता है ना? हाँ होता है। क्या होता है? वेल, अगर आपको याद हो एस ब्लॉक में इसका बड़ा ढोल पीटा जाता था। दोबारा सुन लीजिए मुझसे। हैं, हमें तो याद ही नहीं। सुन लीजिए ना मुझसे, मैं बता रहा हूं, सुनिए क्या है। देखिए, अगर आपके पास लिथियम आयन है या आपके पास सीजियम आयन है, क्या आप देख सकते हैं कि हर कैटायन अपने इर्द गिर्द कुछ अट्रैक्ट कर लेता है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को? अगर पोलर सॉल्वेंट है तो। सॉल्वेंट तो जी जरूर पोलर है। ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट पोलर है तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। और OHH, 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 ऐसे आप देखें यहां पर ये क्या हुआ। आप देखो, लिथियम के इर्द गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और लिथियम दबोच लेता है उनको, बड़ा अट्रैक्ट करके रखता है। थोड़ा उससे दूर चलो तो ये जिसको कहते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी लेयर ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन ये पानी के मॉलिक्यूल बाहर वाले दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, और ये जो लेयर है ये लेयर कहलाएगी सेकेंडरी लेयर ऑफ हाइड्रेशन। ये मॉलिक्यूल आगे भी औरों से अट्रैक्शन रखेंगे, लेकिन वो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आकर्षण कम होता जाएगा। ठीक है। तो लिथियम के आयन अगर चल पड़े, हाँ जी, लिथियम, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिथियम के आयन अगर माइग्रेट कर रहे हैं, अगर वो लिथियम के आयन चल रहे हैं, तो सेंट्रल एटम से जहां तक के पानी के मॉलिक्यूल्स घिसटते हुए साथ साथ चलते हैं, प्लीज नोट, पानी के मॉलिक्यूल्स ने कोई केमिकल बॉन्ड, आयनिक कोवलेंट या मेटलिक बॉन्ड नहीं बना रखा लिथियम के साथ, खाली थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है। पर जहां तक के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स घिसटते हुए सोल्यूट के आयन के साथ चल सके, हम कहेंगे वो है इफेक्टिव आयनिक रेडियस। क्या बोला? वो है इफेक्टिव आयनिक रेडियस, कि यहां तक का सॉल्वेंट फ्री नहीं है, वो सोल्यूट के साथ चिपक कर साथ साथ चल रहा है, वो सोल्यूट के साथ चिपक के उसके साथ चल रहा है। ये हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस है, ये हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस है। इफेक्टिव आयनिक रेडियस इन एक्वस सॉल्यूशन या हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, कुछ भी बोले, इसको वो कहा जाता है। और जैसे जैसे सॉल्वेशन बढ़ जाएगा, जितना मस्त होगा सॉल्वेशन, उतनी दूर तक के उतने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स चिपक कर साथ साथ चलेंगे। तो कोई ये नहीं कहेगा कि लिथियम छोटू सा आयन है, वो कहेगा अरे इतना विशाल मोटा ताजा आयन चल रहा है। जितना विशाल होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, उसकी कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। सीजियम विशाल है होगा, लेकिन आप ये देखो कि सीजियम की अट्रैक्ट करने की ताकत उतनी ज्यादा नहीं है,
और अगर सीजियम के आयंस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने ज्यादा नहीं है तो सीजियम का माइग्रेशन रिलेटिवली काफी स्लो रहेगा। और अगर सीजियम का माइग्रेशन रिलेटिवली स्लो रहेगा तो आप देखेंगे धीमे 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 चलेंगे आयन। अगर हौले हौले धीमे धीमे चलेंगे आयन तो नहीं नहीं नहीं, अगर सॉल्वेशन कम है तो धीमे धीमे कैसे चलेंगे? आप भी तो कह रहे थे थोड़ा आप अलर्ट रहें, इसलिए कहता हूं। हम हाँ 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 करते चले आते हैं। लिथियम भले ही साइज छोटा था पर हाइड्रेशन होने के कारण हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस बहुत बड़ी हो गई और हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस बड़ी होने के कारण माइग्रेशन कठिन हो गया। हाँ जी, सीजियम खुद आयन बड़ा है पर दम नहीं है, उतने जमकर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन नहीं कर पाता। अगर उतना जमकर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन नहीं कर पाता है तो बस थोड़े बहुत ही पानी के मॉलिक्यूल घिसटते हुए साथ में चलते हैं और सीजियम की हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस पानी से कम हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हां, सही बोल रहा हूं। हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस सीजियम की लिथियम के मुकाबले कम हो जाती है। पानी से नहीं, लिथियम से कम हो जाती है। ऑफ कोर्स लिथियम से कम हो जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एस ब्लॉक के टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस बढ़ती है, सूखे सूखे आयंस की रेडियस तो जरूर बढ़ जाती है क्योंकि शेल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम हो जाती है। और जैसे जैसे हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम होगी, साइज कम होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो लिथियम आयन से ज्यादा कंडक्टेंस है या सोडियम से ज्यादा, पोटेशियम से ज्यादा, रुबिडियम सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस होगी, या इन जनरल इलेक्ट्रॉन या चार्ज कंडक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो सीजियम की ज्यादा होगी क्योंकि उसके हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस कम है। ग्रेटर द सॉल्वेशन ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस। छोटे आयंस का सॉल्वेशन ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। चार्ज अगर बढ़ गया, लिथियम की बजाय अगर बेरिलियम ले लिया तो बेरिलियम में तो और भयानक हो जाएगा क्योंकि चार्ज बढ़ गया है तो उसमें हाइड्रेशन और ट्रबल हो जाएगा, उसकी हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस और बड़ी हो जाएगी और स्लो चलेगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, उसकी कंडक्टेंस और कम हो जाएगी। ऐसा है। गुड इनफ? एब्सोल्युटली ठीक है। जो हम बता रहे थे वो लिखित में भी है। अपने खानदान में लिथियम की लार्जेस्ट हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस है, छोटू इसके बावजूद, और सीजियम की स्मॉलेस्ट है। तो लिथियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस कम होगी। ऐसा है। डन डन। सोल्यूट का सोल्यूट से इंटरेक्शन देखा, बड़ा अच्छा किया। सोल्यूट का सॉल्वेंट से इंटरेक्शन देखा, अच्छा किया। सॉल्वेंट भी तो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है ना, तो क्या कहते हैं इसे? विस्कोसिटी। पानी पानी से ज्यादा अट्रैक्ट होता है हवा के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले, तो पानी हवा के मुकाबले ज्यादा विस्कस है। शहद में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बजाय पानी के, तो शहद पानी के मुकाबले ज्यादा विस्कस है। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे विस्कोसिटी बढ़ गई है, और जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी उस विस्कस सॉल्यूशन को चीरते हुए आगे निकलना, उसमें से जगह बनाते हुए आगे निकलना मुश्किल हो जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या कंडक्टेंस कम हो जाती है। बहुत ही सुंदर थ्योरी का पॉइंट है। ग्रेटर द विस्कोसिटी लेसर इज द कंडक्टेंस एंड हायर इज द रेजिस्टेंस। डन 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 डन। ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वी हैव टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो भाई एक तो मॉलिक्यूल्स की आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो दौड़ दौड़ के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है। यही नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, उसको चीर कर मछली की तरह छप छप करते हुए उसमें से तैर कर निकलना आसान हो जाएगा। और इस दोनों फैक्टर के चलते कंडक्टेंस बढ़ जाएगी या रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जैसे जैसे सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखो, कई बार पूछ लेते हैं लोग। अच्छी बात है। और कुछ है क्या? हाँ, इंडायरेक्टली इसकी चर्चा हो चुकी है। भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो मैटर करेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% डिसोशिएट हो जाता है उसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो बहुत कम डिसोशिएट होता है तो उसकी कंडक्टेंस भी कम होती है। ठीक है। पांचों पॉइंट देख लिया हमने। जी हाँ, पांचों पॉइंट देख लिया हमने। अब क्यों ना कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। ये क्या है?
देखिए रेजिस्टेंस के साथ भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, तो कंडक्टेंस के साथ भी होनी चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कप्पा। हाँ क्या कहेगा, हप्पा, हप्पा नहीं कप्पा। ओ मेरे बप्पा, गणपति बप्पा को याद करिए और देखिए इसे कप्पा कहते हैं, कप्पा। हाँ हाँ, लोग फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वो कुप्पा होते हैं, ये कप्पा है, ग्रीक लेटर है कप्पा। और कप्पा को मेरे बप्पा कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसे, ये स्मॉल के, ये इसी टाइप से लिखा जाता है ऐसे। फिर तो के जैसा ही है, बस छोटा सा दुम कटा के ऐसे छोटा सा लिख दिया, जो ऐसा भी है, ये के या कपा कहलाता है। R इज इक्वल टू L बाय A, रो इंटू L बाय, हाँ जी। और 1 बाय R था G, तो 1 बाय रो हो जाएगा कपा। अच्छा, तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक और नाम से बुलाते हैं, उसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे ही कंडक्टिविटी हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कप्पा इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फॉर्मूला क्या था, R बराबर रो L बाय A, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन L बाय A। 1 अपॉन R है G, ये है कप्पा, अपॉन L बाय A, देयरफॉर कप्पा इज L बाय A इंटू G। L बाय तो सेल कांस्टेंट है ना, जी हाँ, ये है सेल कांस्टेंट, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये है कंडक्टेंस ऑफ असली वाला सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो फॉर्मूला बन गया, जी हाँ, आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया है। अरे क्वेश्चन कैसे आते हैं सब्स्टिट्यूट करने वाले आते हैं, देख लेंगे हम। पहले यूनिट्स देखिए कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी कप्पा की यूनिट्स क्या है, आओ देखिए। हम कहेंगे कप्पा है क्या, फिर से याद आ दो, कप्पा इज, अगर आप देखें यहां पर जिस हमने ड्राइव किया था, G was कप्पा, या कप्पा इज G इंटू L बाय A, तो कप्पा इज G इंटू L बाय A। G है ओम टू द पावर -1, L बाय A है सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज पर ओम पर सेंटीमीटर या मो पर सेंटीमीटर। which is also equal to Simon per centimeter। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, ये सब इसके अलग अलग तरीके हैं उसी को रिप्रेजेंट करने के, यूनिट एक ही है, साइमन पर सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट हुई तो साइमन पर मीटर कर लेना, और तो क्या है, बस ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। खूबसूरत है, प्यारा है, आसान है और बेहतरीन है, ठीक है। फिर से वही बातें, अगर यूनिट डिस्टेंस हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन हो, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाए, तो कप्पा और जी बराबर हो जाएंगे। कप्पा कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन filled between two parallel plates at a unit distance। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 डेसीमीटर, जितना भी हमने तय किया है, यूनिट डिस्टेंस पर पैरेलल प्लेट्स को सेट करें, और अगर उसमें हम यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डाल दें, अच्छा, तो भी जो उसकी कंडक्टेंस होगी वो कहलाएगी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। आज का दिन डेफिनेशंस का है बच्चों, हमने खूब सारी डेफिनेशंस बोली हैं, बेसिक डेफिनेशंस, और बार बार फिजिक्स की में जो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो टर्म्स आते थे उनसे पैरेलल्स ड्रॉ करे हैं, ताकि आपको हमारी बात बहुत आराम से, स्मूथली और अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। फाइन, ये सब तो हो गया। फिर नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास आयनिक सॉल्यूशंस हैं, उनकी कंडक्टिविटी कैसे नापते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि कप्पा इज 1 बाय R L बाय A, या कप्पा इज G
L by A। हाँ जानते तो हैं। तो ये जो कंडक्टिविटी है, इट इज कंप्यूटेड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सेल कांस्टेंट। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं? रेजिस्टेंस तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, उससे नाप लेते हैं लोग। एक्सपेरिमेंट फिजिक्स वाले क्या करते हैं ना, वैसे सेल को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करके आप बहुत मजे से सेल की असली और एक्यूरेट रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। ओह, बात तो सही है, नाप तो ली हमने एग्जैक्टली। इसको आप नाप लें। हाँ, और हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए डीसी करंट यूज होता है। क्या क्या क्या? इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए डीसी करंट यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नापने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी यूज होता है। आप देखिए, एसी सोर्स है। क्यों? नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी ना, इलेक्ट्रोलिसिस से बचने के लिए एसी सोर्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या है ये? रियोस्टैट को एडजस्ट करके किस तरह से नल पॉइंट निकालते हैं, ये दिखाया हुआ है, पर ये कोई महान काम नहीं है। और दूसरी बात है, हमारे काम का भी काम नहीं है, तो फिजिक्स वाले का आते हैं, वही जाने, उनका काम जाने, है ना। लेकिन R1/R2 बराबर R3/R4, ये जो आपका स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था, उसका फॉर्मूला था, उसी की मदद से आप हमारे अननोन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस भी या रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस नप जाए तो उसका कागज पर रेसिप्रोकल ले लीजिएगा, कंडक्टेंस आ जाएगी, नाप ली कंडक्टेंस। ठीक है, एक चीज और, जो कंपनी बनाती है ना सेल को, हाँ, वो नाप नूप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ निकाल देती है। और जब तक सेल आपने फोड़ नहीं दिया, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। तो L/A अक्सर यहाँ पे लिखा होता है कि भैया सेल कांस्टेंट इतना है। अच्छा, तो L/A पता ही चल गया। हाँ जी, रेजिस्टेंस R नाप ही ली। हाँ जी, तो सेल में आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बहुत मजे से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत मजे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जी स्टार क्या है? जी स्टार इज L/A, और कुछ नहीं, राइट? ठीक है, एक दो बातें जो आपको ध्यान में आनी चाहिए। कंडक्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव है, ज्यादा तार लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा सॉल्यूशन लोगे तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी। ठीक है, कंडक्टेंस एक्सटेंसिव है, लेकिन कंडक्टिविटी, वहां रेजिस्टिविटी क्या थी? यूनिट लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया, उतना ले लोगे तो तार की, चांदी अगर आपने मेटल ले लिया है तो हमेशा वो उतनी रहेगी, क्योंकि आपने लेंथ ब्रेथ एरिया सब फिक्स कर दिया। तो वैसे ही कंडक्टेंस भले ही एक्सटेंसिव हो, पर कंडक्टिविटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर है, गिवन सॉल्यूशन है, गिवन सोल्यूट है, गिवन सॉल्वेंट, सब कुछ कर दिया तुमने, ऑफ कोर्स वो इंटेंसिव ही हो जाएगी, और कहां जाएगी बेचारी। ठीक है, एक बात और, स्पेसिफिक कंडक्टेंस kappa डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस। जैसे जैसे आयंस की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ज्यादा चार्ज चल सकता है, तो टोटल करंट कैरीड बढ़ सकता है, तो कप्पा बढ़ जाएगी। अच्छा, लेकिन जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है, वो फिर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। ऑफ कोर्स वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी दोनों बदल जाएंगे। मेक सेंस? ये ऐसी चीज है जो मेटल्स में नहीं होती, जो एक्सक्लूसिवली यही होती है सॉल्यूशंस में, और सॉल्यूशंस के हिसाब से ही इसको देखना चाहिए। ठीक है, एक और चीज, क्या? फिजिकली आइए एक बार देखते हैं, L/A, या सॉरी, ये जो आपका कप्पा है और जो जी है, जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जो कंडक्टेंस है, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, इसमें रिलेशन क्या है? देखें, हाँ देखते हैं, आप देखते हैं, चलो। मैं एक डायग्राम बना के तुमको दिखाता हूँ, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। मान लो मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके बीच में सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या कर रहे हो? और पहले पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं। ठीक है, और क्या होगा? और बीच में सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं,
और बीच में सॉल्यूशन है। अरे वाह, बढ़िया सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक बात बताएं तुमको। क्या? अगर तुम उसका एक टुकड़ा ले लो, कैसा टुकड़ा? मान लो तुमने कहा इतना सा टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा। ओह, हम जिगर के टुकड़े हैं। हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो इसमें एक छोटा सा काल्पनिक इमेजिनरी सेल मान लो इसे यूनिट सेल, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है, जो डिस्टेंस है वो भी 1 है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कहलाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। हाँ जी। और एक बात और देखो, अगर और लंबा चलाइए तो ये एक सेल है जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, आगे दूसरा सेल है उसकी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है, फिर तीसरे की भी रो है। रोते 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 हंसना सीखो और ये रो रो करते हुए आगे चलता जाएगा। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं। तो यूनिट डिस्टेंस की रेजिस्टेंस थी रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो यूनिट सेल के लिए सेम हो जाएंगे। अगर L1 है, A1 है, तो R इज इक्वल टू रो। हाँ जी। और अगर एक के बारे तो ये मैं कह सकता हूं ना, ये ऐसा है जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये ऐसा है जैसा दूसरी रेजिस्टेंस है, फिर ये ऐसा है जैसी तीसरी रेजिस्टेंस है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंस आती चली जाएंगी। जी हाँ, एक के बाद एक के बाद एक रेजिस्टेंस आती चली जाएंगी। तो सीरीज में हो गई। तो वहां रेजिस्टेंस कितनी होगी? ओवरऑल रेजिस्टेंस आर विल बी रो प्लस रो प्लस रो प्लस रो। जितनी भी रो, उस रो में जितनी भी रोज हैं वो सब आ जाएंगी। अगर लेंथ मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब आएंगे? 7 आ जाएंगे। तो इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ सच क्यूब्स विल बी L upon 1 which is L। और अगर एक क्यूब की रेजिस्टेंस रो है तो L क्यूब्स हैं, उन L क्यूब्स की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L टाइम्स रो रेजिस्टेंस हो जाएगी। इस लंबा चैनल, ये लंबी ट्यूब ले लो अगर, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 है। ध्यान से देख रहे हो तुम, है ना? तो इस पूरे पूरे एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ L ली है, तो L टाइम्स रो हो जाएगी इसकी रेजिस्टेंस। ऐसा है? हाँ ऐसा है। ठीक है, एक और चीज देखो। अब हमने यहां पर एक दूसरा क्यूब ले लिया। बहुत कुछ ले रहे हो तुम, कुछ देखना तो नापना तो पूरा ही है। और ऐसे ही इसको भी पूरा नाप लिया। हाँ जी। तो ये एक दूसरी एक तरह से रेजिस्टेंस, ये एक सीरीज हो गई ऐसी। जो हमने यहाँ तो ऊपर लिया, अब यहाँ जगह ऊपर नहीं थी तो हमने नीचे बना लिया उससे। लेकिन तो ये है प्लेट 1 और ये है प्लेट 2, एक रेजिस्टेंस की सीरीज और दूसरी रेजिस्टेंस की सीरीज। पर ये ए और बी आपस में कैसी हैं? अरे ये तो आपस में पैरेलल में है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, महा रेजिस्टेंस आर विल बी, अगर एक है R1 एक है R2, तो R विल बी, या 1 अपॉन R विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब आप कहोगे ऐसे कितनी है? भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो एक क्यूब है साइड में एरिया, है ना? एक क्यूब का एरिया है। तो नंबर ऑफ सच एरियाज या क्यूब्स विल बी, अगर यहां वाले इस सरफेस पे क्यूब्स गिनूंगा, कितने से आजू बाजू एक के बाजू एक के बाजू एक लगे हुए हैं जो पैरेलल में एक तरह से हैं, वो हो जाएंगे A/1 यानी A। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn, ये A टाइम्स है। और मजे की बात है, इन सब की, इनमें से प्रत्येक जो ये लंबी लंबी क्यूब के पूरी सीरीज चल रही है, इसकी रेजिस्टेंस R तो थी, यानी कि R1, दिस इज R1, यही है R2, यही R3,
और सारे आरों को एक के बाद एक के बाद एक जमाते जाओ, यही आर्स हैं। हाँ, यही आर्स हैं। अगर ऐसा है तो दिस इज 1/r1 is nothing but 1/l into rho plus 1/l into rho plus dot dot dot, है ना, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, ठीक है। प्लस तो ऐसे ये 1/l into रो, और ये a टाइम्स है, तो ये a इंटू 1/l रो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो अब आप देखिए ये सेम फॉर्मूला जो हमने पहले ड्राइव किया था, r इज a अपॉन l इंटू रो, या रो इज, या r इज, ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप देखें कितनी आ जाएगी, एक मिनट क्षमा चाहता हूं, ये 1/r है। तो 1/r इतना, या r इज इक्वल टू रो इंटू l/a। अब आप कहेंगे इतनी बकवास करिए, आपने इतना सब कुछ किया है, ये डब्बे बनाए, ये बनाया, वो बनाया, वही आ गया। वही आना था। एक्चुअली बच्चों को एक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो मैं चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं चाहता हूं आपके इमेजिनेशन में ये सेट हो जाए कि भाई जैसे हमने ये रेजिस्टेंस का काम किया था, निकाला था, हाँ, सोल्यूशन की रेजिस्टेंस निकाल ली, और इसी के रेसिप्रोकल्स अगर तुम देखोगे कंडक्टेंसेस आ जाएंगे। कैसे हो जाएंगी, तुम देखो मेरे साथ। 1/r1 क्या है, 1/r क्या है, जी। तो ओवरऑल कंडक्टेंस जी कितनी है, ये हो जाएगी G1। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें मिल जाए। ओवरऑल कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी G1 प्लस G2 प्लस डॉट 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 प्लस Gn, ये A टाइम्स आ जाएगी। पर G1 G2 G3 तो सबसे में G1 बराबर G2 बराबर, क्योंकि एक जैसे ही है, ये तो कुछ G डैश है ओवरऑल, है ना। तो दिस इज G इंटू ए, और ये G क्या है, G इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ ये एक, ये लंबी ट्रेन जो है ये उसकी कंडक्टेंस है। अभी तक क्या किया, अभी तक मैंने आपको रेजिस्टेंसेस का चिर परिचित फॉर्मूला निकाल के दिखाया कि आपको फील आ जाए इसकी कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, अब मैं कंडक्टेंस का यहां वाला फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, या कप्पा कप्पा देख के दिमाग खराब रहता है हमारा। दिमाग को ठीक कीजिए आप, है ना, और बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। हमारा एक दावा है, क्या, महाकप्पा या कप्पा टोटल, कप्पा टोटल is kappa 1 plus kappa 2 plus dot 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 plus kappa water if 1 2 3 etc represent electrolytes dissolve in same solution। अगर उसी सॉल्यूशन में थोड़ा नमक घुला है, थोड़ा मैग्नीशियम सल्फेट घुला है, कुछ और मान लीजिए एल्यूमिनियम ब्रोमाइड घुला है, और साथ साथ पानी से भी बहुत जरा सही सही पर H+ और OH- तो आते ही आते हैं। अगर ये सब है आपके पास, हाँ, तो हम क्या कहेंगे, ओवरऑल, ओवरऑल ये जो महाकंडक्टेंस कप्पा है, जो कंडक्टिविटी कप्पा है, वो कितनी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा जो है, वो सारी छोटी छोटी कप्पाओं को जोड़ कर आ जाएगी। क्यों, ऐसे कि देखो, अगर एक ही सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनना, अगर थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लूंगा लेकिन उस काम को ढंग से कर लेते हैं। अगर एक ही सॉल्यूशन में, ध्यान से सुनो, अगर एक ही सॉल्यूशन में आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्यों ड्रॉ कर रहे हो, NaCl के थ्रू चलना एक तरह की रेजिस्टेंस है, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के थ्रू दूसरे तरह की है, मैग्नीशियम सल्फेट के थ्रू तीसरे तरह की है, और ये सेम टर्मिनल्स के बीच में जुड़ी हुई हैं, तो ऑल आर इन पैरेलल। और पानी से भी जरा से H+ और OH- मिलते हैं, उसकी भी जोड़ लो तुम भैया, ठीक है, पैरेलल में है। तो महा रेजिस्टेंस R है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/Rn, हाँ जी, या ओवरऑल G is G1 plus G2 plus dot 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 Gn, and G, conductance G
is kappa L by A. G is kappa, एक मिनट, R बराबर रो L by A, तो G is kappa upon L by A. ठीक किया हमने? बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, L by A सबका सेम है, क्योंकि उतना ही L है उतना ही A है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा महाकप्पा इस कप्पा 1 प्लस कप्पा 2 प्लस डॉट 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 प्लस कप्पा N, जिसमें पानी भी था तो कप्पा ऑफ वाटर, ऐसे ले लिया है। देख रहे हैं आप? तो ये सब जो ये यहाँ डिराइव किया है, और जो पहले लिखा था वो भी डिराइव किया हमने आपको। ये तो अगर एक ही सॉल्यूशन में बहुत सारे सोल्यूट हैं उनका दिखा दिया, ऐसे करते हैं। ओवरऑल कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल सॉल्ट के कारण कंडक्टेंस जोड़ दो, ओवरऑल कंडक्टेंस निकल जाती है, ऐसे। और इंडिविजुअल कप्पाएं जोड़ दो तो ओवरऑल महाकप्पा निकल जाती है, ऐसे है। फिर इंडिविजुअल का ये जोड़ना था तो क्या करेंगे? इस तरह से जोड़ लीजिए। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो तो ये है, ये कि कप्पास कैन बी डायरेक्टली एडेड बिकॉज इट अपीयर्स एज इफ ये सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल वाला सीधा फॉर्मूला जोड़ के लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और बाकी तो अगर आप इसको एक के बाद एक ऐसे निकालना चाहेंगे कि भाई ये जो क्यूब्स थे एक के बाद एक क्यूब्स आ रहे हैं, और जैसे हमने ये निकाला था कौन सा, आर रेजिस्टेंस आर इज R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट RN, ये था। इसे कंडक्टेंस के टर्म्स में निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, ऑल्दो इतना प्लेजेंट नहीं आएगा। क्यों? 1 बाय R रेजिस्टेंस जुड़ रही है, तो 1 बाय G ओवरऑल is 1 by G1 plus 1 by G2 plus 1 by G3 plus dot 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 plus 1 by Gn, ऐसा आ जाएगा। जहां हमने L टाइम्स, ये दिस इज 1 अपॉन G L टाइम्स ऐड करो, ठीक है। तो अगर L टाइम्स ऐड किया तो दिस इज L अपॉन G, ऐसा आ जाएगा। 1 अपॉन G ओवरऑल इज L by G, या G ओवरऑल इज G अपॉन L। अगर एक ही सोल्यूट है, एक ही सोल्यूशन है, तो रेजिस्टेंस L से मल्टीप्लाई हो जाती थी और कंडक्टेंस L से डिवाइड हो जाएगी। बस ये बात करी जा रही है, राइट? ठीक है, चलिए, सो फार सो गुड। बहुत सारी बातें कर ली हमने आज बस इतना ही रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी ऑफ कोर्स, और आगे भी बात होगी। पिक्चर तो बहुत सारी बाकी है मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे अगली बार, रहना तैयार। नमस्कार। আমি কি বলছি, ওই যে কলকাতাদের রংটা আলাদা, পোচাদের রংটা আলাদা। পোচাদের রং কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর, লেজ খুব সুন্দর। ওদের রংটা চটকে গেছে, কলকাতাদের চটকে গেছে, ওদের প্রথমে ভালো ছিল, ওদেরটা কিন্তু চটেনি। এখনো তো যেমনি কাজ তেমনি দিয়ে আছে, আমি সেটাই বলছি। রং অনুযায়ী হতে পারে। আমার তো এখনই ধরে গেছে, সবসময় বলছি আমি কি বলবো, বুড়ো হলে জীবনে তোর এখনই ধরে, এখন বলিনি, অন্য সময় তো বলেছিলি, আমরা সেটা মাথায় ঢুকে আছে, একবারই বলেছিলি, সেইটাই ওই যে কি বলেছিল, যে ভালোটা কি করে দেয়, গেরো দিয়ে দেয়, আমি খারাপটাকে গেরো দিয়েছি, আর জীবনের জন্য হবে এরকম, বুঝলে?